अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट से ट्राई करना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ग्रुप व्हाट्सएप में केस प्रेजेंटेशंस और इन तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, मैंने कहा कि एक रेडियोलॉजी की जो ट्रेनिंग है ओवरऑल हमारे सेटअप्स में ज़रा लैकिंग है। तो एक तरह से हम एक नकली सा सेशन बना सकते हैं, जैसे कि कोई मेरे साथ बैठा हो और प्रिटेंड कर सकते हैं कि लाइक आप मेरे शोल्डर के ऊपर देख रहे हो कि जिस तरह से मैं कोई केस रिपोर्ट कर रहा हूँ और अकॉर्डिंगली फिर मैं किस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस है, कहाँ मैं देख रहा होता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने रैंडमली ब्रेन और चेस्ट के केसेस देखे हैं। मैं ख़ुद इनके मुझे नहीं पता कि इनके डायग्नोसिस और इनके आंसर्स क्या हैं। हो सकता है कि बहुत सारे नॉर्मल हों, हो सकता है कि सारे पैथोलॉजी हों, हो सकता है कि ये सारा एक जायंट टाइम्स आया हो। तो एडवांस्ड मेरी तरफ से माजरत, बट नहीं हो एक हम अटैम्प्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक पहले, क्योंकि मुझे ब्रेन के केसेस छोटे लगते हैं, हम उनको ही पहले देख लेते हैं। सो इस वजह से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जनरली स्पीकिंग सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ कि जब भी हम स्कैन शुरू करते हैं वो है हमारे पास क्या एज क्या है पेशेंट की, और फिर दूसरा कि स्लाइसेस हमने छोटे वाले सेलेक्ट किए हैं, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास तो इमेजेस एक्वायर्ड हों हमारे डेटा सेट के अंदर जो हम उसको स्क्रॉल करेंगे। दूसरे कि स्लाइस थिकनेस हमारी सबसे छोटी वाली हो। स्कैनर के इमेज में अक्सर हमें चीज़ें नज़र आ जाती हैं, वो भी हेल्पफुल करती हैं। बट नहीं हो हम केस शुरू कर लेते हैं। 45 ईयर का है पेशेंट, मेल या फीमेल कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम हेड पे हैं। तो जस्ट मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करके देख रहा होता हूँ। मैं दोनों साइडों पे एसिमेट्री देख रहा हूँ। अभी स्कल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये आपका बेसिकली जो पैलेट वाला एरिया गुजर रहा है, आपके दांत और बोन्स गुजर रही हैं। फ़िलहाल मैंने इसको ब्रेन विंडो पे ही रखा हुआ है कि हम उसी को देखना चाहते हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम बेस ऑफ स्कल से ऊपर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आए हैं। हमें ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम नज़र आ रहा है, आगे टेम्पोरल लोब नज़र आ रहे हैं। जनरली स्पीकिंग जब 45 ईयर के पेशेंट पे हम फाइंडिंग्स ढूंढना चाह रहे हैं, मैं जनरली स्पीकिंग सबसे पहले इस्कीमिया टाइप चीज़ों को देख रहा होता हूँ। एसिमेट्री ढूंढ रहा होता हूँ कि हमारे पास अक्सर इस तरह के छोटे से लो डेंसिटी एरियाज आ रहे होते हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास बेजल गैंग्लिया के अंदर। इन इस एरिया को हम इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं, जो ज़रा डार्क आपका ब्रेन होता है, वाइट मैटर कहलाता है। पेशेंट थोड़ा सा टेढ़ा है, हम उसको रीमैप करके सीधा कर सकते हैं, बट नहीं हो मेरी थोड़ी सी आदत है कि अभी हम नहीं करते तो इट्स फाइन। और ऊपर चलते हैं। लैटर वेंट्रिकल्स दरमियान में से गुजर रहे हैं। टॉप के ऊपर हमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं मिल रही हैं। सो जनरली स्पीकिंग थोड़े से हमारे पास सल्साए, यानी कि हमारे पास सी एस एफ के स्पेसिस थोड़े से मिनिमली प्रोमिनेंट है। ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं ऐसे पेशेंट के एज में। यूजुअली हम एक्सपेक्टेड थोड़ा सा ज़्यादा हो एक्चुअली 50+। फीमेल पेशेंट्स के एजेस एग्जैक्ट नहीं दिया होता है, तो फिर वो एक अंदाज़ा ही है। तो एनी हाउ रिलेटिवली ओल्डर पेशेंट का हम देख रहे हैं। सो मतलब 50-60s में आप समझ लें। और हमारे पास मेनली क्या चेंजेस आ रही हैं कि छोटे छोटे लो डेंसिटी फोसाई आ रहे हैं, जो कि माइक्रोवास्कुलर चेंजेस हम कहते होते हैं। कि स्मॉल वेसल इस्कीमिया पर्टिकुलरली आपके बेजल गैंग्लिया को टारगेट करती है, आउटर पोर्शन को भी टारगेट करती है। सो वाइट मैटर आपका बेसिकली जो होता है ना उसके अंदर आ रही होती हैं। सो जैसे कि ये आपका वाइट मैटर टॉप पे नॉर्मल आ रहा है, तो उसके अंदर कोई हमें ऐसा चेंजेस नहीं आई। जब एक दफ़ा हमने इनिशियल स्क्रीन कर लिया, मैं फिर थोड़ा सा इस इमेज को डार्क कर लेता हूँ कि अगर कहीं सटल मेजर स्कीमिया कहीं नज़र आ रहा हो जहाँ पे ग्रे वाइट डिफ्रेंशिएशन का लॉस हो। यूजुअली मैं सेक्शन वाइज हर कट को देख रहा होता हूँ, बट दिस इज़ हाउ आई स्क्रॉल इमेजेस। शायद थोड़ा सा फास्ट हो, उसके लिए माजरत। ठीक है, कुछ एरियाज़ हमारे पर्टिकुलरली चेक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसुलर रिबन्स को मैं देख रहा होता हूँ। हम पॉडीजमनल सिस्टम से गुजर रहे हैं, तो पाइनियल ग्लैंड वाला एरिया, वेंट्रिकल्स के अंदर पर्टिकुलरली टिप्स के अंदर आपके थोड़ी सी हेमरेज हमें बाज़ मिल सकते हैं पोस्टीरियरली। स्पॉन्टेनियस तो रेयर होता है, बट एनी हाउ ये हमारे पास सुपरसेलर सिस्टम है। इसके अंदर ऑप्टिक चिज्म को एक नज़र मार लेता हूँ। वेसल्स के अंदर हमें पास हल्की हल्की ब्राइटनेस से ज़्यादा हमें मिल रही है, तो एथोस्कोटिक चेंजेस अर्ली हैं। बहुत ज़्यादा वाजे नहीं है, तो नॉट रियली समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। हमारा बाद का एक इनिशियल चेक एरिया नीचे का बन जाता है। सीपी एंगल्स को हम देख रहे होते हैं, तो आई ऑलवेज लुक फॉर एनी एसिमेट्री आपके इंटरनल गुस्टिक फोरामेंस में, जिससे हमें हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे कोई मैश ऐस हो। सो एज सच हमें स्पेसेस ऑब्लिटरेट नहीं मिलते हैं। हम आपके नॉर्मल एनाटॉमिकल थोड़ी सी वेरिएशन होती है आपके साइनसेस के साइज़ के अंदर सिग्मॉइड के।
सो अगर एक छोटा एक बड़ा हो उससे हमने वरी नहीं करना कि कोई हेमरेज है। सो फोरामेंस के साइज़ में आपकी डिफरेंस होती है कि एक साइड आपका डोमिनेंट होता है, एक साइड आपका डोमिनेंट नहीं होता। और बाकी बस हम कोई मेजर मैश और ऐसी चीज़ों के लिए देख रहे हैं कि ट्यूमर्स आपके इंसिडेंटली बाज़ पकड़े जाते हैं एडल्ट्स के अंदर। जब मैंने एक दफ़ा टाइट विंडो पे देख लिया कि कोई मेजर स्कीमिक टेरिटरी नहीं है, मैं फिर थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा सा ग्रे आउट करके अब देख लेता हूँ कि बाज़ात आपकी कोई हेमरेज आइसोडेंस अगर हों कोनों में पड़े होते हैं कि थोड़े से एडवांस्ड एज ग्रुप्स के अंदर सब ड्यूरल हीमाटोमास आपके अक्सर मिल रहे होते हैं, तो उसके लिए मैं स्क्रीन करता होता हूँ। जब ये भी चीज़ हमें नॉर्मल एक साइड पे मिली तो लास्ट में मैंने क्या किया कि ट्रॉमा के वाले से मैं देख लूँ कि इन केस कोई मेजर ट्रॉमा वाली चीज़ तो नहीं मिस कर रहा। सो हिस्ट्री के बगैर हमारे सारे केसेस हैं, तो जस्ट हम ब्लाइंड एक नज़र मार रहे हैं। बाहर का हम फैट देख रहे हैं स्कैल्प का, तो हम देखते हैं कि कहीं ज़्यादा धुंधला तो नहीं है वाइट, जो दिखाता है कि यहाँ पे कोई ट्रॉमा शामा हुआ है, कोई आपके हीमाटोमा बनाओ प्रोट्रूड करके, वो भी हमें गाइड करता है कि ट्रॉमा का केस हो। नीचे एब्डोमेन विंडो पे कंटिन्यू करते हैं तो ऑर्बिट्स में हम आ जाते हैं। हम ओक्यूलर ग्लोब्स आपको नज़र आती हैं, ऑप्टिक नर्व्स नज़र आती हैं, रेक्टस मसल्स नज़र आते हैं। मेनली मैं देख रहा हूँ कि कोई आपकी फैट स्ट्रैंडिंग तो नहीं है, एसिमेट्री तो नहीं है दोनों साइडों पे। इनिशियल स्क्रीन मैं पैरानाइजर साइनसिस को करता हूँ, बट डिटेल्ड स्क्रीनिंग मेरी बोन विंडो पे होती है। नीचे पहुंचा बेस ऑफ स्कल के ऊपर दोबारा, इस दफ़ा डोमेन विंडो में थोड़ी सी बेहतर चीज़ें नज़र आती हैं। थोड़ा सा आपको पेरोटिड ग्लैंड का नज़र आ जाता है। ये पेरोटिड का सॉफ्ट पेरोटिड ग्लैंड का टिश्यू जो है, साथ में आपके स्पेसेस के अंदर कोई अगर लिम्फ नोड्स पड़े हों, जैसे कि ये छोटे से सब सेंटीमीटर साइज़ के, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट एसिमेट्री हम देख रहे होते हैं। अक्सर आपको टॉन्सल्स वाले एरियाज़ के अंदर कैल्सिफिकेशन मिल जाती है, फिजियोलॉजिकल होती हैं, उनसे हमने वरी नहीं करना। और बस लास्ट में हमने क्या किया, जो फीमेल पेशेंट ही है, ये हमें छोटा सा बंदा नज़र आया। बोन विंडो पे हम गए, बोन विंडो पे हमने स्क्रॉल किया, ये बोन के अंदर इंसिडेंटली थोड़ी सी हमें एक स्क्लेरोटिक लीजन नज़र आई, इसको हम MPR करके बाद में देख लेंगे। प्रॉब्ली बोन आइलैंड है कि बोन की कोई एक्सपेंशन साथ में नहीं हुई। यानी हाँ, थोड़ा सा बोन विंडो को थोड़ा सा मैं मज़ीद हल्का कर लेता हूँ कि ज़रा बेहतर नज़र आ जाए। दांत के अराउंड थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे वाइड है, कोई कैविटी शेविटी बन रही होगी। हाँ, ये भी हमें नज़र आ रही है कि दांत के अंदर एरिया खाया हुआ है, बट रेडियोलॉजिकली हम थोड़ा सा ऊपर पे फोकस करना चाह रहे हैं। अपने पे एजेस पे देखना है, पेरिफेरीज पे देखना है, बट ये है कि अपने फोकस्ड एरिया पे भी हमने देखना होता है। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल ये आपके ईयर के पिन है, तो ये आपके मैस्टॉइड एयर सेल्स बने, इनको इसी तरह से ब्लैक होना चाहिए, न्यूमेटाइज्ड होने चाहिए। एयर फिल्ड साइनसेस आप देखते हैं, अपने एथमॉइड साइनसेस को भी देखते हैं, स्फीनॉइड साइनसेस को, फिर फ्रंटल को ऊपर, नीचे मैक्सिलरी गुजरे थे, बताना भूल गया। सो ये आपकी मैक्सिलरी साइनसेस हैं। एनी हम कोई सिग्निफिकेंट बोनी लीजन के हवाले से देख रहे हैं कि कोई एरोजन तो नहीं हुई, साइनसेस वगैरह हमारी क्लियर हैं या नहीं है। क्रेनियल नर्व्स भी हमने इनिशियल नज़र में स्क्रीन कर लिया था, तो एटलीस्ट ये वाला तो देख लें और फोरामेंस तो देख लीजिएगा। बाकी लास्ट जो हमारे पास एक छोटा सा बोन आइलैंड था, उसको हम दोबारा देख लेते हैं कि वाकई बोन आइलैंड ही था, कुछ और तो नहीं था। सो ये हमारे बिल्कुल इमेज के एज पे यहाँ पे आता है, बेसिकली जहाँ पे आपका ट्रांसफर्स प्रोसेस एक तरह से बन रहा होता है और बाउंड्री लैमिना के साथ। सो बोन कोई आपकी खास ही वाइडेंड नहीं है कि हम कोई पैथोलॉजिकल चीज़ सोचें। हमारे पास कोई कॉर्टेक्स टूटा हुआ नहीं है कि हम कोई मेलिग्नेंसी सोचें। सो अंटिल प्रूवन अदरवाइज इसको सिंपली हम बोन आइलैंड लेबल करके इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, हर फाइंडिंग को नोट करना होता है फिल्म के ऊपर, चाहे आप उसको रेलेवेंस दो या ना दो। ठीक हो गया। सो ये हमारा पहला केस था, हमने एक तरह से इसको माइल्ड माइक्रोवास्कुलर जियोपैथिक चेंजेस में लेबल की, रूटीन एक्सपेक्टेड एज रिलेटेड चेंजेस लेबल की, और इंसिडेंटल इन बोन आइलैंड। अगला ये भी हमारे पास एजेड पेशेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा। इनिशियल इस इमेज पे थोड़ा सा पोस्टीरियरली लगता है कि कुछ गड़बड़ होगा, बट हम इस पे ओवरऑल ज़रा एक परसीव कर लेते हैं। वर्टेब्रल आर्टरी के अंदर एथरोस्क्लेरोटिक कैल्सिफिकेशन है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस्कीमिया की कुछ चेंजेस हों, मे बी। थोड़ा सा मिनिमली आगे प्रोमिनेंट हमारे पास टिश्यू आ रहा है यहाँ पे, शायद कोई पेशेंट गिरा हो या कुछ, बाकी हम देख लेते हैं। यस, पोस्टीरियरली हमारे पास दोनों साइडों पे ऑक्सीपिटल लोब्स के अंदर एब्डोमिनल लो डेंसिटी एरियाज आ रहे हैं, उसको हम एक तरह से कंस्ट्रक्ट करके देख लेंगे। मीडियली भी हमारे पास ये लो डेंसिटी एरिया आ रहा है। तीसरी जो चीज़ मुझे एसिमेट्री नोटिस होती है कि बैक साइड पे मैं जब देखता हूँ तो हमारे पास हल्का सा यहाँ पे हेमरेज का फोकस आया है, जो कि ट्रैक करके पीछे की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ दोबारा हमारे पास ये
लो डेंसिटी एरियाज आ जाते हैं। सो हमारे पास इस पेशेंट के अंदर सब ड्यूरल हेमाटोमा आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा था, थोड़ा सा मैं टाइट करके दिखा देता हूँ विंडो। सो ये वाला हमें एरिया जो मिल रहा है जो पोस्टीरियरली थिन करके ट्रैक करता है। हमारे मशीन थोड़ी सी थकड़ है तो आपको हल्का सा यहाँ पे आउटलाइन मिल रहा होता है, हाँ, जैगेड एजेस के साथ, और समटाइम्स आपको एक फॉल्स ग्रे इमेजिंग दे रहा होता है। तो जस्ट बी केयरफुल कि हम आर्टिफैक्ट्स को ना रीड करें। तो एसिमेट्री जब भी हो, यानी कि एक साइड पे दूसरी साइड पे नहीं, उसको हमने हेमरेज ही लेबल करना है। नॉर्मल आपकी वीनस साइनसेस की डेंसिटी ये होती है, यानी कि जब क्लॉटेड नहीं होता तो ऐसे होता है, और जब क्लॉटेड होता है तो फिर आपका ब्राइट नज़र आता है। सो समटाइम्स आपको इवन के फॉग सेरेब्राई थिन लाइन के अलॉन्ग भी हेमरेज मिल सकता है, और अगर फ़र्ज़ करें कि ड्यूरल वीनस थ्रोम्बोसिस हो तो इसके अंदर भी आपको ब्राइट एरिया मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं बाकी की चीज़ें, क्योंकि हमें एक्यूट तो पता चल गया कि मसला इसका ये चल रहा है, बाकी का हम फैसला कर लेते हैं कि दूसरी चीज़ें क्या हैं। हल्का सा हमने स्ट्रेटन आउट किया, हल्का सा हमने इसको रीअलाइन किया, और फिर हमने जो इनिशियल एरियाज़ देखे थे उनको हमने रीएवैल्यूएट किया कॉन्टेक्स्ट में। ओके, पीछे की तरफ हम गए, पीछे की तरफ हम गए। ये जो हमें लगते हैं दीज एरियाज़ जो आपके दोनों मीडियली ही चल रहे हैं, ग्लायोटिक अपीयरेंस थोड़ी सी मुझे फेवर होती है कि ओल्ड इस्कीमिया, ठीक है। हमारे पास साथ में जो सल्काई भी हैं यहाँ पे जो गुजरते हैं वो भी थोड़े से वाइडेंड हैं। सो हमारे पास ये जो चेंजेस हैं, आई वुड पर्सनली क्लासीफाई दैम एज क्रॉनिक इस्कीमिक इंसल्ट। ज़रा अगर फ़र्ज़ करें कि इससे डल कलर में होते तो हम मतलब कि वेजोजेनिक एडीमा और ऐसी चीज़ें उसको लेबल कर सकते थे। आई नो कि आइडियली हमारे पास ग्रे वाइट मैटर दोनों ख़राब होने चाहिए आपकी इस्कीमिया के अंदर, जैसे कि हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। प्रोडक्शन रूटीन प्रैक्टिस में आप देखोगे कि दोनों मिक्स पिक्चर ही होता है। तो तरीका यूजली ये होता है देखने का कि आपके पास दोनों इन्वॉल्व हैं, आप बिल्कुल एज तक देख लें, क्योंकि आपका ब्रेन जो है जो टच कर रहा होता है बोन तक, कॉर्टेक्स यानी कि आपका जो पोर्शन होता है वो ग्रे का बना होता है। सो अगर पेरिफेरी तक कोई स्पेयर एरिया नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एक इम्प्रेशन मिलता है कि स्पेयर्ड है, तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वाइट हो, बट यहाँ पे पेरिफेरी यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रे 100% इन्वॉल्व है। सो ये जो भी चेंजेस हमें जो धोखा दे रही हैं कि वेजोजेनिक एडीमा लाइक एक्चुअल में वेजोजेनिक एडीमा नहीं है, ये साइटोटॉक्सिक एडीमा है, मतलब साइटोटॉक्सिक एडीमा की डिस्ट्रीब्यूशन में कहना चाह रहा हूँ कि पुराना हमारे पास इंसल्ट है कोई इस्कीमिक चेंजेस का, प्रॉबेबली पीसीए की टेरिटरीज़ के अंदर, और ये फिर हमारे पास दोबारा एमसीए की टेरिटरी आ जाती है। बट एनी हाउ वाटरशेड एरियाज़ और ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो डजंट रियली मैटर। सो ये सूरत हाल है इस पेशेंट के अंदर। हमारे पास एक्यूट राइट साइडेड पोस्टीरियर पैराइटल के अलॉन्ग हमारे पास एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा। बाकी की चेंजेस हमारे पास जो भी आने हैं दे आर ओल्ड। सो scattered areas of gliotic changes along the medial aspect of both parieto-occipital lobes, probably due to chronic infarcts। ठीक हो गया। इधर से अगर हम आगे यहाँ पे चल जाते तो फिर टेम्पोरल का नाम हम लेते हैं, टेम्पोरल क्योंकि स्पेयर्ड है तो हमने उसका नाम नहीं लिया। सो ये हमारा दूसरा केस था। हम अपनी बाकी भी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब भी इनिशियल कोई पैथोलॉजी देखी उसको ट्राई हम करते हैं कि फाइल अवे करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, कि समटाइम्स आपको इंसिडेंटल और भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हमने अपनी वही रूटीन की स्क्रीनिंग की जो हमने बाकी स्कैन्स के अंदर किया। इस पेशेंट में बनस्बत लास्ट वाले के सल्काई ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा है पिछले वाले से। हम एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस भी आपकी इंटरनल कैरोटिड्स में इस चीज़ को सपोर्ट करती है, और ये भी आपका एक छोटा सा टाइनी इस्कीमिक फोकस, यानी कि इन्फार्क्ट कहना चाहिए, सॉरी क्रॉनिक इन्फार्क्ट कहना चाहिए, कि इस तरह से भी आपकी एरियाज़ आ रहे हैं जो कि हमें डिनोट कर रही हैं कि वाकई इसके मल्टीपल पहले भी एपिसोड्स हुए हुए हैं इस्कीमिया के, बट अभी एक्यूट इस चीज़ के साथ आया। सडन ऑनसेट के साथ भी आपका पेशेंट आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो गिरा शिरा हो। ओल्ड पेशेंट्स के अंदर अक्सर उनको एस्प्रिन और इस तरह की चीज़ें खिलाए जा रहे होते हैं, जिनमें फिर वो ब्लड थिन होता है और प्री डिस्पोज होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। वैसे भी उनके जो वेसल्स होते हैं थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं विद एज, तो स्पॉन्टेनियस भी आपके हेमरेजेस होते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि इसको कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो तो फिर ऐसे हो। सो अगेन वही में हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं अपनी क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम को देख के, पाइनियल ग्लैंड की नॉर्मल क्लासिफिकेशन, वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के टिप्स के अंदर सेंट्रल मिड लाइन को देख रहा हूँ, सुपरसेलुलर सिस्टम, हमारे पास सिल्वियन फिशर्स को देख रहा हूँ कि ऐसे तो नहीं है कोई कंकरेंट कोई सेपरेट पैथोलॉजी को चल रही हो।
ब्रेन स्टेम पे फोकस कर रहा हूँ। मीडियल एस्पेक्ट आपके टेम्पोरल लोब्स में अक्सर पैथोलॉजी छुपी होती है जहाँ पे कैवर्नस साइनसेस हैं। आगे आपको बाज़-औक़ात को ट्यूमर मिलते हैं। ऑर्बिटल एपेक्स को हम नज़र मार रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास सीपी एंगल्स को मैंने देखा। अगेन हमारे पास एसिमेट्री है सिग्मॉइड साइनसेस की, वो हमने बताया था कि नॉर्मल वेरिएशन है। सो ये इसकी ओपनिंग आ रही है सिग्मॉइड साइनस की, ये इधर जगुलर ओपनिंग छोटी आपकी है। अगेन नॉर्मल वेरिएशन वाली चीज़ें। हमने थोड़ा सा विंडो को टाइट किया इस्कीमिया के वाले से देखने के लिए, तो मैं अपने रूटीन के स्पीड से थोड़ा सा देखूंगा कि हमने इस केस को फिनिश करना है और आगे मूव ऑन करना है। हमने जब देख लिया कि ये सारी चीज़ें नहीं है, दोबारा अपने एब्डोमेन विंडो पे शिफ्ट होके इसमें बहुत नीचे नहीं गए हुए, तो इट्स ओके। ऑर्बिट्स को फोकस किया, बाहर हमने स्कैल्प पे देखा, कोई चोट शोट लगने के वाले से हमें इनिशियल इंप्रेशन तो ये मिला था कि आगे थोड़ा सा एडीमा, लेकिन हम फिर ओवरऑल बाकी भी स्कैल्प में देखते हैं तो उसी तरह की अपीयरेंस आ रही है। हल्की हल्की इनकी वेन्स बेसिकली थोड़ी सी प्रोमिनेंट हैं, ठीक है, वेसल्स आपकी आ रही होती हैं, बट एनी हाउ इट्स ओके, कोई मेजर कोई पैथोलॉजी नहीं है फिर कि कोई गिरा शिरा। लास्ट में फिर हड्डियों पे आ जाते हैं। हड्डियों के लिए अगेन हमने क्या किया कि थोड़ा सा इसको वाइड किया। सटल कोई ग्रैनुलेशंस या कुछ होती हैं एरेक्नॉइड की, उनको हमने ज़बरदस्ती कोई पैथोलॉजी या लिटिक लीजन्स नहीं बनानी, ठीक है। सूचर्स आए उनको हमने इग्नोर मारा, कोई ओवर रीड नहीं किया। एज फ्रैक्चर्स यंग पेशेंट्स में ये एरिया ज़्यादा वाइडेंड आपके आएंगे। नीचे आए साइनसेस के ऊपर, फ्रंटल साइनसेस ठीक हैं, एथमॉइड साइनसेस ठीक हैं। ऑर्बिट्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे, ठीक है। हमारे पास इंफीरियर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स को भी नज़र मार लेता हूँ। हमारे पास जो ऑप्टिक कनाल्स हैं उनको भी नज़र मार लेता हूँ। नीचे हमारे पास इस पेशेंट में राइट साइड के मैस्टोइड्स एयर सेल्स तो ठीक हैं, लेफ़्ट साइड के आपके ज़रा ओवरऑल स्क्लेरोज्ड हैं, यानी कि डेवलप थे एक ज़माने में, लेकिन कोई रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से या तो ख़त्म हो गए हैं या कंजेनेटली उसका मामला ख़राब हुआ है तो ख़त्म हो गए हैं। बट एनी हाउ आपकी कोई एयर नहीं नज़र आ रही, और जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो तो आपको इस तरह से डार्क ग्रे सा नज़र आ रहा होता है कि फ्लूइड लेवल टाइप। सो इस केस के जो पीछे वाला ओपनिंग होता है मैस्टोइड का, जहाँ से मैस्टोइड साइनस ने शुरू होना होता है, सिर्फ उस एडिटस के अंदर हमारे पास थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन शो हो रहा है, वरना मिडल ईयर जहाँ पे ये हड्डी आपको नज़र आ रही है, ये मिडल ईयर कैविटी आपकी होती है। सो मिडल ईयर कैविटी दोनों साइडों की ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स दोनों के ठीक हैं, ऑडिटरी कैनाल्स हमने देख ली वो भी ठीक थे। हाँ, ये आपकी करोटिड के अंदर ओपनिंग होती है इनकी कैनाल की। सो इस सच हमें बोन्स के अंदर कोई मेजर उस तरह से पैथोलॉजी नहीं मिली। इंसिडेंटल चीज़ है, ठीक है, हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम रिपोर्ट को कितनी लंबी लिखना चाहते हैं, बट ये है कि फिजिशियन के आसानी के लिए छोटा लिखें, यानी कि कंक्लूजन एटलीस्ट मुख्तसर उनको बता दें। सो हमने राइट साइडेड एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा का केस देखा था, बाकी रूटीन की एज रिलेटेड चेंजेस एंड बाकी स्कैटर्ड एरियाज ऑफ क्रॉनिक इस्कीमिक इंसल्ट / ग्लाइकोटिक चेंजेस। अच्छा जी, अगला पेशेंट है हमारा 45 इयर्स का अगेन। सो यूजुअली 45 हमारा पाकिस्तान में एक हार्ड कट ऑफ है पेशेंट्स का, कि फ़ीमेल पेशेंट कभी भी 45 से ऊपर नहीं बताती, बट ये है कि अस्यूम करते हैं कि हमें अभी फ़िलहाल डेटा कोई नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, जैसे कि एनी हाउ हम पेशेंट का देख रहे हैं कि रिलेटिवली ब्रेन जो है ना वो भरा हुआ है आपके स्कल कैविटी के अंदर, यानी कि वाकई कम एज का पेशेंट है, ज़्यादा एज का नहीं है। जैसे कि लास्ट हमने स्कैन्स देखे हैं 60-70s के, तो ये पेशेंट वाकई प्रॉबेबली 40s के अंदर ही होगी या होगा, कुछ कह नहीं सकते। सो अगेन नीचे से ऊपर मैंने स्क्रॉल किया, हम कोई क्रॉस एसिमेट्री के लिए देख रहे हैं, ओवर रीड नहीं करने हैं। कोई हल्की सी अगर कोई चेंजेस हों, अगर लग रहा है हमें कि कोई फोकल चेंजेस हैं कॉर्टेक्स या कुछ के, तो हम रिकन्स्ट्रक्ट करके देख लिया करते होते हैं। सो जहाँ जहाँ बेसिकली हम नज़र मार रहे हैं, आई एम सॉरी कि मैं अपनी आई ट्रैकिंग एग्जैक्ट नहीं शो करवा सकता मशीन के बगैर, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने कर्सर से ही थोड़ा बहुत शो कर लूँ कि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। सो सच कोई हमारे पास इस पेशेंट के अंदर मेजर चेंजेस नहीं आई, हिस्ट्री के बगैर देख रहे हैं। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चीज़ें मिस कर सकता हूँ, तो अगर कोई चीज़ हो और मैं मिस कर रहा हूँ उसके लिए एडवांस माजरत, ठीक है। एनी हाउ हमने अब इसको थोड़ा सा डार्क किया। 48 के पेशेंट के अंदर बाज़ औक़ात हाइपरटेंशन के रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। मोस्टली जो आपके दरमियान के एज ग्रुप के पेशेंट्स आ रहे होते हैं, ये भी छोटा सा हमें ओल्ड लेक्चर इनफैक्ट यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है। तो एसेंशली हमने क्या कहा, हाँ, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के वजह से इस एज ग्रुप के आपके मिल सकते हैं। थोड़े से यंग हो इस पेशेंट से, सो
पुराने ज़माने के हमारे न्यूरो फिजिशियंस अभी भी सीटी ब्रेन फॉर हेडेक और वर्टाइगो और ऐसी चीज़ों के लिए एडवाइस कर देते हैं, जैसे कि कुछ हमें ख़ास नज़र आना है इनमें। बट आप यही समझ लो कि कोई वाज़े मैथ्स या ऐसी कोई चीज़ है तो उसको हम रूल आउट कर लें तो उनके लिए ज़रा काफ़ी है। वाइड विंडो पे देखा कि थोड़ा सा कोई छुपा छुपा कोई हेमरेज हो, अनलाइकली है इस पेशेंट के अंदर, लेकिन फिर भी हम एक कर्टसी तौर पे एक नज़र मार रहे हैं। क्योंकि हर स्कैन को हमने जब तक कि 3-4 दफ़ा नहीं देखा, जब फीमेल ही है 3-4 दफ़ा नहीं देखा तो हमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर नहीं हुई। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी डिस्कवरी की चीज़ें भी स्लो डाउन हो जाएंगी। एनी हाँ, ऐसा हमें कुछ ख़ास नहीं नज़र आया इस पेशेंट में। मज़ीद फैट प्लेन्स ऑर्बिट्स के स्कैल्प के सारे ठीक लग रहे हैं, सो ट्रॉमा के साथ नहीं आया। ये हमारे पास टेम्पोरालिस मसल के हैं, इसको आपने ज़बरदस्ती पैथोलॉजी नहीं बनानी। ये आपको कॉर्टिकल वेन्स इसके स्कैल्प में नज़र आ रही हैं, उस दूसरे बाबे के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। और लास्ट में फिर हमने हड्डियों को स्क्रीन कर लिया, उम्मीद है कि वो भी नॉर्मल होंगे। बात हमने वही की कि ग्रेनुलेशंस को हमने ज़बरदस्ती कुछ नहीं बनाया, जस्ट हमने स्क्रॉल थ्रू किया, सूचर्स हमने देखे। अगेन ग्रेनुलेशंस और कोई अंदर कॉर्टिकल वेन्स गुजर रही हों, वास्कुलर चैनल्स, उनको हमने भी कुछ ज़बरदस्ती नहीं बनाना। ठीक है, सो एज सच बोन्स के अंदर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रही, साइनसेस भी ठीक लग रही हैं, मैस्टोइडियल सेल्स भी ठीक लग रहे हैं। हमारे पास साइनसेस भी क्लियर हैं। अच्छा, वही पेशेंट ने गलती से खोल दिया दोबारा जिसका दांत वाला था, सॉरी, जिसका वन आइलैंड था। इट्स ओके, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ आती हैं। एनी हाउ 62 ईयर पेशेंट, न्यू वाला। अब हम देख लेते हैं, डेफिनेटली न्यू है कि इसमें थोड़ा सा ग्रेन डिफरेंट है और ये स्कैनोग्राम में स्कल शामिल किया हुआ है। स्कल यूजली ट्रॉमा के केसेस में हम शामिल करते होते हैं। सो एनी हाउ ये मेरा इनिशियल एक अंदाज़ा है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। एसिमेट्री थोड़ी सी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ साइनसेस के अंदर, ये वाला आपका एयरफील्ड है, यहाँ पे एयरफील्ड नहीं आ रहा। बोन विंडो पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो फ्रैक्चर हमें नज़र आ रहा है, तो ये पेशेंट ट्रॉमा के साथ ही हमारे पास आया हुआ है। ये एयर के छोटे छोटे फोसाई भी आपको दिखा रहे हैं कि ये ताज़ा हमारे पास केस आया है, पुराना नहीं है। और हमारे पास अंदर भी जो डेंसिटी आ रही है उसको ब्रेन पे देखते हैं तो काफ़ी ब्राइट है। सो मोर टूवर्ड्स के हम सोचें कि हेमरेज की तरफ जा रहा है बनिस्बत के कोई पानी, क्योंकि मसल से कम होता पानी अगर सिंपल साइनसाइटिस का कोई केस होता। सो एनी हाउ ट्रॉमा के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, मेजर हमने ब्रेन पर ही फोकस करना है। पहले हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी एक पैथोलॉजी से। हम ऊपर थोड़ा सा गए और इमीडिएटली हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए। आंखों के सामने आगे आपके थोड़ा सा एडीमा प्रोमिनेंट आया हुआ है, इसको हम प्रीसेप्टल स्पेस कहते हैं। तो प्रीसेप्टल एडीमा आया हुआ है, राइट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है। आंख राइट साइड की जो थोड़ी सी अजीब हुई है, उससे हमने परेशान नहीं होना कि ये बेसिकली इसके अंदर हेमरेज नहीं है, ये उन्होंने वो इम्प्लांट एक तरह से लगाया होता है, जो इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मतलब उन्होंने ख़ुद एक तरह से डाला हुआ है इस चीज़ को। मज़ीद ऊपर भी हमारे पास फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, किस तरह से मुझे पता है कि हमारे पास ये एयर के फोसा आ रहे हैं, बट अगेन हम थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इंटरेस्टिंगली अनफ हमारा जो राइट एथमॉइड साइनस है, हालांकि धंसा हुआ अंदर लग रहा है जैसे कि फ्रैक्चर हो, बट नोट कीजिएगा कि इसके अराउंड जो फैट आ रही है ना वो बहुत साफ़ सुथरी है। तो ये प्रॉब्ली मोर लाइकली कि ये वाली जो एथमॉइड की चेंजेस हैं ये सर्जरी के हवाले से हैं। तो अगर मैं तुक्का लगाऊं बिल्कुल बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, मैं गेस करूं कि पुराना कोई इसको कोई फंगल इन्फेक्शन में भी हुआ हो, जिसकी वजह से बोन यहाँ पे इन्वॉल्व हुई हो, ऑर्बिट यहाँ पे इन्वॉल्व हो, मे बी के आई भी इन्वॉल्व हुआ हो। तो उन्होंने इस चीज़ को रिसेक्ट किया, फिर इसके अंदर इम्प्लांट कुछ डाला कॉस्मेटिक उस तरह से पर्पसेस के लिए। एनी हाउ बाकी हम पेशेंट के एक्चुअल इशू पे आ जाते हैं कि ये हमारे पास ट्रॉमा के साथ आया है। तो ट्रॉमा के वाले से हमने चीज़ें देखनी हैं, थोड़ी थोड़ी एयर यहाँ पे भी आपको मिल रही है, फ्रैक्चर यहाँ पे भी मिल रहा है, स्कैल्प के अंदर भी थोड़ा सा हीमाटोमा का कंपोनेंट हमें नज़र आना शुरू हो गया। सो डेफिनेटली उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रॉमा हुआ। मुझे फील होता है कि पोस्टीरियरली यहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा आ रही है, तो मैं थोड़ा सा उसको डार्क कर लेता हूँ। सो यस, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हेमरेज कोई नहीं है, बट राइट साइड के साथ हमारे पास छोटा सा सबड्यूरल हीमाटोमा चल रहा है डेफिनेटली। ठीक है, ज़बरदस्ती हमने इन वाले शेडोज़ को नहीं करना कि बोन और सॉफ्ट टिश्यू जहाँ पे बाउंड्री बन रही होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपके बाज़ औक़ात स्टोन ज़बरदस्ती हम सोच रहे होते हैं किडनी के अंदर, जो कि नहीं है। बट इसी तरह से आपके सीटी के भी मशीनों का थोड़ा सा ही होता है, बीम हार्डनिंग कहते हैं जो भी है, बट ये है कि बाउंड्री जहाँ पे आपकी बोन बन रही होती है, जहाँ पे आपकी नॉन पेनिट्रेटिंग
मतलब कि पेनिट्रेटिंग टिश्यू आपका होता है। सो ओवरऑल स्कैल्प एडीमा तो है हमारे पास राइट टॉप फ्रंटल रीजन में, पैराइटल रीजन में। पोस्टीरियरली हमने बोला कि हमारे पास बिल्कुल थिन सा स्ट्रिप है सबड्यूरल हीमाटोमा का, ठीक है, बिल्कुल थिन सा स्ट्रिप है। और आगे मेजर हमने अब पोर्शन क्या देखा कि हमें पता चल गया कि पैटर्न किस तरह से था कि आगे उसको चोट लगी है। तो हम टॉप वाले एरिया के आसपास देख लेते हैं कि हमारे पास कोई, अगर फ़र्ज़ करें कि ब्रेन के अंदर कोई कंट्यूजनल चेंजेस के लिए हम एवेलुएट करना चाहते हैं। ज़्यादा अगर ज़ोर का ट्रॉमा हुआ तो आपको डीप के अंदर चेंजेस भी मिल सकती हैं। सो सुपरफिशियली अगर हम देखेंगे तो कंट्यूजन्स हमें मिलेंगी आउटर कॉर्टेक्स में। डीप में अगर हमें मिलेगी तो वो झटके से होती है, डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी उसमें। लेकिन पेशेंट का यूजली बहुत सीवियर ट्रॉमा होता है, बेहोश होता है और ठीक ठाक मतलब कि मसले मसाइल बाहर आपको नज़र आ रहे होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि सादा भी हो बाहर से तो एटलीस्ट पेशेंट की हिस्ट्री आपकी ऐसे आएगी खौफनाक सी कि पेशेंट बेहोश है, ऑल्टर्ड स्टेट में है, GCS 2 या 3 है, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि अभी अंडर रिप्रेजेंट हो रही हैं ब्रेन की चेंजेस। सो एनी हाउ हमने फ़िलहाल ब्रेन के अंदर कोई हमने हेमरेजिक फोसाई नहीं देखे जिससे हम कंट्यूजन सोचें। डिफ्यूज़ एक्सोनल के भी चांसेस कम हैं अगर, बट फ़र्ज़ करें कि पेशेंट की हिस्ट्री हमें दी होती तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि री एवेल्यूशन करनी चाहिए उसको। अब हम फाइनली आ जाते हैं हड्डियों पे। हाँ, सो हमें राइट साइड का जो टेम्पोरल बोन का जो हिस्सा है वो फ्रैक्चर हमें मिल रहा है। जो ज़ाइगोमेटिक आर्च है उसका हमें, सॉरी ज़ाइगोमेटिक आर्च आ गया, हमारा जो ज़ाइगोमेटिक पोर्शन है टेम्पोरल बोन का उसका थोड़ा सा हमें मिल रहा है फ्रैक्चर। हाँ, सूचर आगे होता है, फ्रैक्चर पीछे। हाँ, सूचर थोड़ा सा आगे होता है। फ्रैक्चर यहाँ पे इसका मिल रहा है ज़ाइगोमेटिक आर्च का जो ऑर्बिट की तरफ पोर्शन जा रहा है। हमारे पास ग्रेटर रिंग ऑफ स्फीनार्ड का पोर्शन यहाँ पे फ्रैक्चर्ड है। हमारे पास जो ऑर्बिट का ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि ऑर्बिट का जो रूफ बना रहा है उधर भी हमें लाइंस फ्रैक्चर्स के मिल रहे हैं। उसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लेनर पे भी नज़र मार लेते हैं। सूचर को ज़बरदस्ती नहीं बनाना, बट इधर डेफिनेटली फ्रैक्चर है इसका। बाकी हमने नीचे तो मैक्सिलरी साइनस के बारे से देखा था। कीप इन माइंड कि ये हमने केस फेस के बारे से नहीं किया हुआ, तो कोई ली फोर्ट शी फोर्ट की क्लासिफिकेशन में नहीं फंसना, जस्ट हम अपने रूटीन वाली चीज़ों पे एक तरह से देख रहे हैं। तो वाइल कि मैं इसको भी नज़र मार रहा हूँ, मेरी नज़र पीछे भी जा रही है अपने यूजुअल फोकस एरियाज़ के ऊपर, मैस्टोइड एयर सेल्स के अंदर, मिडल ईयर कैविटीज़ के अंदर, बेस ऑफ स्कल में बाज़ औक़ात फ्रैक्चर्स होते हैं। तो हम स्पाइन की भी एक तरह से थोड़ी सी लिमिटेड सी स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि इधर कहीं ख़तरनाक कोई फ्रैक्चर नहीं हो कि डेंस पीछे गया हो कुछ। बाकी अब हम जो सामने वाले फ्रैक्चर्स थे उनको थोड़ा सा बेहतर देख लेते हैं। सो ये मैक्सिलरी साइनस का आपका रूफ भी फ्रैक्चर हुआ हुआ है, जिसकी वजह से नॉर्मली ऑर्बिट आपकी यहाँ तक होती है, तो ऑर्बिट आपकी फ़ैट नीचे हर्निएट की हुई है, ऑर्बिट की आपकी फ़ैट नीचे हर्निएट किए हुए, तो ब्लो आउट फ्रैक्चर का कंपोनेंट भी है इस पेशेंट के अंदर। अलबत्ता हमारे पास ऑर्बिटल फ़ैट नीचे गया हुआ है, बट हमारे पास कोई रेक्टस जो मसल्स हैं यानी कि इंफीरियर रेक्टस वो हर्निएट नहीं कर रहा। सो ऑप्टिक नर्व हमारे पास ठीक है। ओवरऑल थोड़ी सी हमारे पास एसिमेट्री है राइट ऑर्बिट के अंदर। ये हमारे पास प्रीसेप्टल स्पेस के अंदर जो कंपोनेंट था, हमारे पास आगे भी थोड़ा सा फ्रैक्चर इसका आया हुआ है, जहाँ पे मैक्सिला तक भी इसका जाता है पोर्शन। एज सच हमारा नेज़ल सेप्टम का कोई फ्रैक्चर नहीं है। टर्बनेट्स हमारे यहाँ पे ठीक हैं, ऊपर के टर्बनेट्स यहाँ पे मिसिंग हैं क्योंकि उन्होंने एरिया वो निकाला हुआ है सर्जरी के वाले से। और हमारे पास इंटरेस्टिंगली इनफ लेफ़्ट साइड पे ये फ्रैक्चर तो हम नहीं कहेंगे, बट ये यहाँ पे सूचर जो होता है, ये सूचर यहाँ पे वाइडन हुआ हुआ है। मे बी क्या हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा वल्स हुआ हो एक्चुअल में फ्रैक्चर, बट एनी हाउ सूचरल डायस्टेसिस हुई भी यहाँ पे लैटरल ऑर्बिटल रिम वाले सूचर पे, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक फ्रंटोज़ाइगोमैटिक है शायद। और बाकी हमारे पास ये ज़ाइगोमैटिक का जो राइट साइड पे फ्रैक्चर जा रहा था, ये पीछे ज़ाइगोमैटिक का भी जो फ्रैक्चर आ रहा है। सो एनी हाउ इसका सिंपल हम नतीजा क्या बनाएंगे कि हमारे पास एक्यूट चेंजेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास इसका ऊपर का हीमाटोमा है सबड्यूरल राइट साइडेड स्मॉल पोस्टीरियरली लोकेटेड सबड्यूरल हीमाटोमा, जिसकी हम विड्थ शिट भी साथ जिक्र कर लेते होते हैं आमतौर पे।
थोड़े से की हैं, यूँ हमने नाप लिया, 4-5 ही होगा मैक्सिमम, ठीक है। और फिर इसके अलावा नॉर्मल रूटीन की एज रिलेटेड चेंजेस हैं इस पेशेंट के अंदर, वो इतनी हमने अभी जिक्र नहीं करनी। ज़्यादातर हम इसके फ्रैक्चर्स पे बताएंगे कि मल्टीपल मतलब कि क्रेनियोफेशियल फ्रैक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं एज डिस्क्राइब। पर्टिकुलरली हमारे पास राइट मिक्सरी साइनस की तकरीबन सारी बोनी बाउंड्रीज इन्वॉल्व मिल रही हैं। लेफ्ट साइड का ऑर्बिटल रिम का सुचरल डायस्टेसिस है, राइट साइड का ऑर्बिट का रूफ भी फ्रैक्चर्ड है, ऑर्बिट का फ्लोर भी फ्रैक्चर्ड है, ब्लो आउट कॉम्पोनेंट है इन्फीरियर हर्निएशन के साथ। और फिर इंसिडेंटली हमें बहुत वेल डिफाइंड शार्पली डिफाइंड डिफेक्ट मिल रहा है राइट साइड के एथमाइड साइनसेस में विद क्लीन एडजेसेंट फैट प्लेन सजेस्टिंग सीक्वली ऑफ प्रीवियस सर्जरी। और सर्जरी की फर्दर हमें सपोर्टिंग एविडेंस क्या मिल रहा है कि इंट्रा ऑकुलर इम्प्लांट हार्डवेयर प्रोस्थेसिस जो भी वर्ड यूज़ करना है हम। और बाकी बायलैटरल प्रीसेप्टल एडीमा तो है, अलबत्ता पोस्ट सेप्टल स्पेस यानी कि जो प्रॉपर आई के अंदर पोर्शन जाता है उसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसको विट्रियस हेमरेज प्लीज़ खुदा के वास्ते लेबल नहीं करना, वो बहुत शार्पली आपके इस तरह से या तो फ्लूइड लेवल आपको मिलेगा या तो पूरा आपको यूनिवर्सली डेंस मिलेगा, इस तरह से एक जगह पूरा लेते हुए नहीं आपको नज़र आएगा। दूसरा ये है कि आगे आपको लेंस भी नज़र आना चाहिए, तो आगे और पीछे की आपकी चेम्बर्स की स्पेसेस सेपरेट आपको डिलीनेट होनी चाहिए आई के अंदर। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई फ्रैक्चर हुआ हो, मतलब कि सॉरी ट्रॉमा हुआ हो आई बॉल को, आई बॉल की शेप भी डिस्टॉर्ट हो गई अगर इतना ज़्यादा गंदा उसको हेमरेज हुआ है। सो ये हमारा तीसरा या चौथा केस था, मैं खुद अब गिनती भूल चुका हूँ, डजंट मैटर। अब हम अगले पे आ जाते हैं। प्रोबेबली आई थिंक कि मैं ब्रेन वालों को करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। वीडियो भी हमारी अल्लाह जाने कितनी लंबी हुई है, आधे घंटे की। ओके गुड, चलो कंटिन्यू कर लेता हूँ। सिटी ब्रेन है हमारे पास, 70 साल के पेशेंट है। इमीडिएटली मुझे यहीं पे इसकी पैथोलॉजी नोट हो रही है, तो स्पॉइलर हम इस्कीमिया के साथ डील कर रहे हैं। सो एनी हाउ ओल्डर पेशेंट है, हम इस्कीमिया और इस तरह की चीज़ों को ही देख रहे होते हैं। तो मेजर टेरिटरी लेफ़्ट साइड के अंदर आपको ये सारा ग्रे वाइट डिफ्रेंसिएशन का लॉस मिला, जो कि आपके डीप एरियाज तक भी एक्सटेंड करता है, यानी कि आपके बेजल गैंग्लिया तक को इन्वॉल्व कर रहा है। जो टेम्पोरल लोब का आउटर पोर्शन है वो आपका मिडल सेरेब्रल आर्टरी से ही सप्लाई होता है, अंदर वाला पीसीए से होता है। सो ये वाला सारा जो पोर्शन आपका आ रहा है ये एमसीए की डिस्ट्रीब्यूशन आती है। अगर हम मीडियल की बात कर रहे होते हैं पैराफेल्साइन वो एसी होता, अगर हम इस कट पे आगे के देख रहे होते हैं तो वो आपका एसी होता। तो ये सारा आपका मिडल सेरेब्रल आर्टरी की तकरीबन समझ लें कि कोई 70-80% टेरिटरी कितनी इन्वॉल्व है, सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा उसने स्पेयर किया हुआ है लेफ्ट साइड पे। अलबत्ता आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 70 इयर्स का पेशेंट है, तो राइट साइड पे जैसे कि आपको सारे सेल का प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे थोड़े से ऑब्लिटरेट से हुए हैं। हाँ, ये आपकी चीज़ दिखा रही है कि प्रेशर लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा हुआ है। इस चीज़ की मज़ीद निशानी आपको क्या मिल रही है कि वेंट्रिकल भी आपका लेफ्ट साइड का थोड़ा सा दबा हुआ है। चौथी निशानी क्या मिल रही है कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि सीधी लाइन यूँ ड्रॉ करें तो आपका वेंट्रिकल जो सारा एक साइड पे आपका आना चाहिए, तो थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि विजुअल एक एसिमेट्री आपकी आ रही है कि सेंटर में ये आपका एरिया फॉल करना चाहिए, दिस वन। तो हल्की सी बिल्कुल सटल सी मिड लाइन शिफ्ट है, बट ये है कि इट्स सिग्निफिकेंट इनफ कि हम इसको वेट एंड सी पे रखेंगे कि अगर प्रेशर मज़ीद बढ़ा क्या हमें डीकम्प्रेस करने के लिए स्कल को काट के खोलना तो नहीं पड़ना। एनी हाउ हमने इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन असेस कर ली, इसको मैलिग्नेंट इन्फार्क्ट एमसीए भी कहते हैं। फिर हम बाकी अपनी रूटीन की मज़ीद स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि ऐसे तो नहीं हम हो रहे कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अगेन हमने साइनसेस देखे, अगेन हमने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को देखा, हमने उसकी बाउंड्रीज़ को देखी, हमने साथ साथ ऑर्बिट को थोड़े से देखे। पेशेंट अंदर की तरफ देख रहा है, बट ये है कि कोई मैश है समय कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास सिल्वियन फिशर्स ठीक आ रहे हैं राइट साइड का, इंसुलर कॉर्टेक्स ठीक आ रहा है। बाकी सच हमें कोई मेजर पैथोलॉजी नोट नहीं हुई। हम फिर भी ट्राई करेंगे कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हों इसी चीज़ से। इसको हमने फाइल अवे कर लिया अपने माइंड के अंदर। हमने अपने पाइनियल ग्लैंड को देख लिया, हमने वेंट्रिकल्स के अंदर देख लिया कि कोई हेमरेज तो नहीं है। छोटे छोटे एयर के फैट के फोसाए आपको बाज़ औक़ात मिलते हैं रेट्रोबल्बर प्रीसेप्टल स्पेस के लॉन्ग, तो इनको हमने कुछ ज़बरदस्ती नहीं बनाना। बाकी साइनसेस को अब हम थोड़ा सा देख लेंगे, हम हड्डियों को थोड़ा सा देख लेंगे। ओल्ड एज पेशेंट है, इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग कम हुई हुई है आपकी डेंस और एटलस की, एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं।
और यंगर पेशेंट में होता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट समझते हैं कि कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई चीज़ हम लेबल कर सकते थे। यानी हाँ, मेजर अभी तक हमें कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं नज़र आई। दोनों मैस्टॉइड को देखे, मिडल ईयर को देखे, साइनसिस को हमने देखे, और ओवरऑल हमारे पास बोन्स के अंदर कोई ग्रॉस ख़राबी नहीं मिल रही। हाँ, पेशेंट रिलेटिवली ओल्डर है हमारे पिछले पेशेंट से, तो आपकी जो अंदर की जो स्पेस होती है बनस्बत बाहर के जो टेबल्स हैं, स्पेस हल्की सी वाइडेंट है। ठीक है, वाइडेंट डिप्लॉइक स्पेस आपकी ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोपीनिया में हो रही होती है, तो एक्सपेक्टेड है ओल्डर पेशेंट के अंदर हमें मिलना। थोड़ा सा डीएनएस है, उसको भी हमने फाइल अवे कर लिया कि इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग है इस केस में। बट ये है कि एसेंशियली हमारे पास पैथोलॉजी तो मेजर डिनोट हो चुकी है। आई थिंक मज़ीद कोई हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। लास्ट हमने एक मज़ीद स्क्रीनिंग कर ली। खुदा के वास्ते अंदर जो वेसल्स गुजर रहे होते हैं उनको हमने कुछ मज़ीद नहीं लेबल करना कि कोई रीपरफ्यूजन है या कुछ है। इसकी में ऐसे ही दिखता है, क्योंकि हमारे पास मतलब बजाय कि हम कहें कि हाइपर एक्यूट है, यानी कि 1-2 दिन से हट के हम कहेंगे कि 3-4 दिन पर ये चीज़ पहुंच चुकी है, तो इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है। फिर वॉल्यूम की कमी आ रही है, यानी कि ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये सारे सल्काए कम हो रहे हैं, तो ये भी आपको बता रहा है कि ये क्रॉनिक चीज़ नहीं है, ये भी एक्यूट ही है। वैसे ही आपको विजुअली वक्त के साथ साथ कलर से अंदाज़ा हो जाता है कि हम पुराने के साथ कब डील कर रहे हैं, नए के साथ कब कर रहे हैं। मज़ीद अगर कन्फ्यूजन कभी कोई होती है तो हम कोई मार भी कर सकते हैं देखने के लिए। और दैट्स इट। इस केस में भी कोई हमें मेजर इंसिडेंटल फाइंडिंग्स नहीं मिली। यंग पेशेंट पे हमारे यंग पेशेंट की पैथोलॉजीज़ यूजुअली और होती हैं। सो 35 ईयर पेशेंट के अंदर हेडेक के लिए स्क्रीनिंग स्पेशली मैं इनिशियली कर रहा होता हूँ। विजुअल सिम्टम्स बाज़ होते हैं पेशेंट्स को, उनके लिए हम स्क्रीन कर रहे होते हैं। कोई अंडरलाइंग मैश शायद तो नहीं है जिससे कोई बिहेवियर या कोई सडन रूटीन में उनके ब्रेन को मतलब अफेक्ट कर रहा हूँ, कोई मेमोरी चेंज हो, कोई मतलब अपनी फैमिली के साथ बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह कोई मसले मसाइल। TIAs के साथ जनरली थोड़े से ओल्डर पेशेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अनलाइकली है कि हम इस्कीमिया वाले केस के साथ डील कर रहे हो। हाँ, इनमें हेमरेजेस अगर हमें नज़र आ रहे हैं तो वास्कुलर मैलफॉर्मेशंस ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूर हमने स्क्रीन करना होता है। बट यह है कि मेनली मैं अभी इस केस के अंदर एसिमेट्री के लिए देख रहा हूँ। हेडेक के तौर पे आपके पास श्वानोमास भी बाज़ छुपे हुए होते हैं, हाँ? और फेशियल नर्व के सिम्टम्स आपकी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, तो उनके लिए भी हम नज़र मार लेते हैं कि ट्यूमर्स जो होते हैं वो किसी भी एज ग्रुप में आते हैं। लेकिन ये है कि मेटशेट्स और गंदे वाले ट्यूमर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़रा बूढ़े एज के पेशेंट्स में हों। फिर अलबत्ता हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि ये फीमेल पेशेंट हो, जो कि मुझे नहीं पता कि अगर है या नहीं है, तो 30-40s की एज ग्रुप में प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपके बाज़ात प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि आपके हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स होते हैं, तो वो आपकी लीड कर सकते हैं टूवर्ड्स DVT भी। इस केस में नहीं है बट वैसे बता रहा हूँ। तो DVT से आगे आपके साइनस की थ्रोम्बोसिस वगैरह भी हो सकती हैं। वेजोस्पैज़म के रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस एज ग्रुप में, तो वो आपकी कुछ टारगेटेड एरियाज़ के अंदर जैसे कि इस्कीमिया करा सकती है, मल्टीफोकल बजाय कि सिंगल। पेशेंट अगर फ़र्ज़ करें कि ट्रॉमा के साथ आया है, जो कि इस केस में नहीं लग रहा क्योंकि हमारे पास स्कैल्प की फ़ैट सारी क्लीन लग रही है, तो एज सच हमें केस तो नॉर्मल लग रहा है। हिस्ट्री के साथ हम ये यूजुअली ऐसे केसेस को रीवैल्यूएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ। बट ये है कि मेरी इनिशियल स्क्रीनिंग में तो ये हमें NAD लग रहा है। हल्की सी एंटीरियर एथमॉइड साइनसेस के अंदर माइल्ड सी मिनिमल सी इन्फ्लेमेशन है, नॉन सिग्निफिकेंट, ये हेडेक नहीं करनी चाहिए। और मिनिमल सी म्यूकोज़ा थिकनिंग नीचे भी है, बट अगेन दिस इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट। सो ये केस मैं फ़िलहाल NAD लेबल कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई डेटा ऐसा आ जाता है जिससे हम रीवैल्यूएट करें कॉन्टेक्स्ट, तो वो और बात है। छोटी सी ब्रेकअप ले रहे हैं। हाँ सॉरी, मुझे पॉज नहीं करना आता तो ब्रेक ही मैं कर लेता हूँ इस वीडियो को। एनी हाउ, नेक्स्ट पेशेंट हम देख रहे हैं 80 ईयर्स का है। इसमें ऑलरेडी मुझे इसके अंदर लग रही हैं कि सल्काई इंतहाई प्रोमिनेंट है, तो ओल्ड एज पेशेंट के साथ ही वाकई हम डील कर रहे हैं। ऊपर हम चलते हैं और इसके दांतों के अंदर भी रिप्लेसमेंट्स वगैरह हुई हुई हैं, तो टॉन्सल्स के अंदर भी कैल्सिफिकेशंस हुई हुई हैं, तो रूटीन चीज़ है। ठीक है, ये तो फिजियोलॉजिकल है। दांतों का हम कह रहे हैं कि कोई उसने प्रोसीजर्स कराए हुए हैं, पहले नकली दांत लगवाए हुए हैं। अगेन हमारे पास उतनी स्पेस ख़राब नहीं है आपकी एटलस और डेंस के दरम्यान में जितनी पिछले पेशेंट की थी। ये आगे इनकी लिगामेंट्स की भी थोड़ी सी ऑसिफिकेशंस आई हुई हैं। ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ओल्डर एज में हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की चीज़ें आती हैं।
सेम कि आपकी एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस बेसल वर्टेब्रल में हमारे पास आ रही है लेफ्ट साइड पे। नहीं हाँ, बाकी अब हम ब्रेन पे डील करते हैं। ओल्ड एज पेशेंट के अंदर हमने जैसे तैसे देखा है कि स्कीमिया के लिए हम स्क्रीन करते हैं। ये हमारे पास पॉन्स के राइट साइड पे थोड़ी सी डार्क छोटे छोटे एरियाज़ आ रहे हैं जो डिनोट कर रहे हैं कि पुराने स्कीमिक इंसल्ट्स को हुए हैं। हम फिलहाल फोकस करना चाह रहे हैं कि कोई ताज़े कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी हमें वाइडनिंग मिल रही है। हम इसको सैजिटल में क्रोनल में चेक कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी जो आई हुई है कोई पुराने स्कीमिया के जैसे तो नहीं है, या हम ओवर रीड तो नहीं कर रहे। ओल्ड हमारे पास लैक्नर इन्फार्क्ट का एरिया यहाँ पे भी मिलता है। हम हमारे पास इधर भी ओल्ड इन्फार्क्ट आते हैं। इस तरह की चेंजेस जो ये वाली हैं, इस तरह से हमें शक पड़ सकता है थोड़ा सा क्यूट हो, बट जब साथ ही हमारे पास डार्क एरिया पड़ा है तो हम उसी के साथ वाला ही एरिया है, कोई ज़बरदस्ती इसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वेंट्रिकल्स अलबत्ता ठीक ठाक इसके प्रोमिनेंट हैं, लेकिन ये है कि एज से रिलेटेड बाकी भी स्पेसेस हमारी ठीक ठाक प्रोमिनेंट हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम कहें कि आगे के लोब ज़्यादा होते हैं और पीछे के लोब इतने नहीं थे, तो अल्जाइमर और ऐसी चीज़ों के अंदर हम बारे में सोच सकते हैं। सेरेबेलम के अंदर भी जो फोलियल हमारे पास इतना प्रोमिनेंट आए हुए हैं स्पेसेस, ये भी ओल्ड एज के अंदर कंसिस्टेंट है अभी सारे चेंजेस के ओवरऑल के साथ। तो हम कहेंगे कि कोई मज़ीद पैथोलॉजी हमें कोई नहीं लग रही। अगर फ़र्ज़ करें कि सिर्फ वेंट्रिकल्स डायलेट होते हैं और बाकी स्पेसेस ठीक होते हैं, तो हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस के पेशेंट्स के साथ भी इस एज ग्रुप में डील करते हैं। हम बाकी हम अपने रूटीन चेक एरियाज़ को हम देख रहे हैं, रूटीन चेक एरियाज़ को हम देख रहे हैं। इस केस में आपके डोमिनेंट कोई नहीं है, सेम है। थोड़ी सी इसकी कैल्सिफिकेशंस आ रही हैं। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, स्क्लेरा में जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं उसको क्या कहते हैं। ये भी ओल्ड एज के साथ चीज़ होती है, बट एनी हाउ स्कैल्प के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए जिससे हम सोचें कि कोई ट्रॉमा श्रामा के साथ डील कर रहे हों। लास्ट में हमारे पास आईसीयू में पेशेंट्स बाज़ आते हैं कि लाइक ऑल्टर्ड स्टेट के साथ, कि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स हेपेटाइटिस के साथ एनकैफ के साथ हो रहे होते हैं, तो उनको समटाइम्स हम ओवर इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई अगर फ़र्ज़ करें कि कोई और इशू हो रहा हो, कोई कार्डियो पल्मोनरी टाइप इशू, उसके साथ भी हाइपॉक्सिया इन चीज़ों के साथ भी बाज़ात वो वर्कअप करते होते हैं। यूरेमिक सेप्सिस और भी कॉजेज़ जो सेप्सिस की हैं उनमें भी ब्रेन में देख रहे होते हैं कि कोई असरात तो नहीं आ रहे। इस केस में आपके थोड़े से मैस्टोइड एयरसेल्स नीचे की तरफ स्क्लेरोज्ड हैं। अगेन वही क्रॉनिक कंपोनेंट हम कहते हैं। ये वाला थोड़ा सा माइल्ड सा एक्यूट कंपोनेंट है, बट सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा। बाकी साइनसेस आपकी रिलेटिवली ठीक हैं, हल्की सी यहाँ पे म्यूकोसल थिकनिंग है एक्सेसरी स्फीनोइड में। बाकी तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है, कोई ख़ास हमारे पास चेंजेस नहीं आ रहे। अगेन हम अपने टाइट विंडो करके डार्क करके देख लेते हैं कि कोई मेजर टेरिटरीज तो नहीं है। ये हमारे पास माइनर चेंजेस आ रही हैं बेसल गैंग्लिया के आउटर एस्पेक्ट में, दोनों साइडों पे में, इंटरनल एक्सटर्नल कैप्सूल में। इंसुलर रिबन्स के लॉन्ग हमारे पास कोई नहीं एरिया मिला। हम जो नीचे का एरिया ज़बरदस्ती बना रहे थे वो भी हमें नहीं लग रहा अब कि बाकी भी उतने ही प्रोमिनेंट हैं आपके। सो ओवरऑल नतीजा ये हम निकाल रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल एज रिलेटेड चेंजेस ही हैं। अगर फ़र्ज़ करें इस पेशेंट के कोई सिम्टम्स हों स्कीमिया या कुछ के, हम फॉलोअप एमआर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट वो है कि क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ एम ही नहीं हमने इसको ओवर इन्वेस्टिगेट करना अपने बेसिस के ऊपर। तो फिलहाल माइक्रोवास्कुलर चेंजेस हैं, एक आध छोटे छोटे ओल्ड इन्फार्क्ट्स हैं, टाइनिक्स हैं, और कोई इसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस हमारी नहीं लग रही। बस हमने मज़ीद 2-3 दफ़ा अपने तसल्ली के लिए देख लिया। कोई प्रॉपर कोई मसले मसाइल की चीज़ें नहीं लग रही। ये हमारे पास कोरेट प्लेक्सस के अंदर ये चेंजेस आती हैं। एम से शुरू होता है वर्ड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक्स आता है दरमियान में कहीं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस है कहना चाह रहा हूँ। कैल्सिफिकेशन से हट के ये जो प्रोमिनेंट थोड़ी सी आपकी बड़ी नज़र आ रही होती हैं। मैं गूगल करके बाद में नाम ले लेता हूँ, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा हमें फ़ैट के लॉक्यूल्स यहाँ पे आसपास मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि मज़ीद कोई साइनसेस के साइज़ में एसिमेट्री तो नहीं मिल रही। करोटिड के अंदर बहरहाल हमें एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस तो मिल रही हैं, तो वो भी रूटीन एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। मैं शायद कोई पेराफ्रीज पर ऐसी चीज़ों पर हमें नहीं मिल रही, लेकिन सो एनी हाउ ये भी केस हमारा एसेंशली एक तरह से अनमार्केबल है, सिवाय जो हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखी हैं। सो ये भी हमारा केस पर फारिग हो जाता। और हाँ, वो माइक्रोवास्कुलर। अब हमारे पास ब्रेन के एक और रहता है, उसके बाद फिर मैं चेस्ट के करा देता हूँ। ये हमारे पास बच्चा है,
बच्चे इस एज ग्रुप में हम टोटली डिफरेंट पैथोलॉजीज़ देख रहे होते हैं। मैं नोट कर रहा हूँ कि इसमें डेफिनेटली हमारे पास पैथोलॉजी आ रही है एसएमएच के ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास जो वाइट मैटर की जो लुक है वो बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। तो प्रॉबेबली अगर मैं गेस करूँ कि हाइड्रोकैफ टाइप कुछ केस हो, वेंट्रिकल्स भी थोड़े से बड़े लग रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास स्पेसेस ये बाहर के थोड़े से प्रोमिनेंट हुए में हैं। ओके, हाइड्रोकैफ के साथ डील नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारी पेरेंट्स आती हैं ना ब्रेन की, जिसमें आपके अंदर ये मैटर आपका ऑलमोस्ट CSF लाइक आपका नज़र आ रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हो कि CSF आपको ब्रेन के बाहर नहीं मिल रहा, बट आगे आपको ब्रेन के साथ ये एक्स्ट्रा एक्सियल CSF ज़्यादा प्रोमिनेंट मिल रही है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF में भी होती हैं अगर छोटे बच्चे में हम सोचें। इस केस में रीज़न ये है कि ब्रेन का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा एट्रोफिक हुआ हुआ है, ख़ासतौर पे आगे के पोर्शंस के बनस्बत के। एट्रोफिक होने के रीज़न क्या है कि ये बेसिकली बच्चों की जो ग्लाइकोटिक चेंजेस कहलाती हैं, सब कॉर्टिकल एनकेफेलोमिलेशिया या सब कॉर्टिकल सिस्टिक चेंजेस होती हैं। सो क्या होता है कि बच्चों में जब इस्कीमिया होता है, उनका पैटर्न ज़रा डिफरेंट होता है एडल्ट से, वो ग्रे वाइट दोनों को इन्वॉल्व नहीं करते, तो वो बाहर जो ग्रे का होता है उसको स्पेयर करता है और अंदर डीप ही वाइट एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है। तो असूलन एक तरह से कि वाइट जो बनना था वो नहीं बना, तो वो फिर एक तरह से काला सा हो गया। सो ये हमारे पास डिफ्यूज़ एक तरह से इस्कीमिक इंसल्ट की चेंजेस आ रही हैं छोटे बच्चे में। यूजुअली हम कहते होते हैं, इसको टर्म देते हैं जब दोनों इस तरह से हो, हाइपॉक्सिक इस्कीमिक। इसकी जस्टिफिकेशन हमें क्या मिल रही है कि जब हम पीछे के साइड पे देखें, क्योंकि हमारे पास ये वाला सारा ICA की डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से आ जाती है, हम पीछे का देखते हैं बेजलर आर्टरी और सेरेबेलम को जो अपनी सप्लाई आ रही होती है, सेरेबेलम और वो चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, आगे का सारा ब्रेन आपका ख़राब है। तो डिफ्यूज़ एक इंजरी उसको हुई है इस्कीमिया की, प्रॉबेबली इंट्रा यूट्राइन, बट ये है कि पेरीनेटल फेज के अंदर भी बिफोर के वाइट मैटर डेवलप हो तब भी अगर इंसल्ट हो तो ऐसे पेरेंट्स दे देती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ल्यूकोमिलेशिक चेंजेस भी कह सकते हैं, सब कॉर्टिकल एनकेफेलोमिलेशिया भी कह सकते हैं। ग्लायोसिस का वर्ड एक्यूरेट नहीं होगा कि ग्लायोसिस मतलब वाइट माइलिनेशन हुई तो फिर ख़त्म हुई तो हम ग्लायोसिस कहते हैं, बट ये है कि असूलन तो ओल्ड इस्कीमिक इंसल्ट ही है, बट ये बच्चों का पैटर्न आ जाता है फॉर हाइपॉक्सिक इस्कीमिक। एज़ फार एज़ के डिफरेंशियल हम किन चीज़ों का सोच रहे होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि ये इतना डार्क नहीं होता, थोड़ा सा कम हल्का होता और ओवरऑल ऐसे स्पेसेस हमारे प्रोमिनेंट होते हैं, वी कुड थिंक ऑफ न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेस, बट इस केस में ऑब्वियसली अनलाइकली है उसमें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं लुक्स के। समटाइम्स आपके ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम को इन्वॉल्व कर देते हैं, समटाइम्स आपके सिंपल कुछ लोब्स को कर रहे होते हैं, समटाइम्स आपके कुछ वाइट मैटर ट्रैक्ट्स को कर रहे होते हैं, समटाइम्स आपका कॉर्पस क्लोजम को कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। सो वेंट्रिकल्स इसमें जो प्रोमिनेंट हुए में हैं वो एसेंशली क्योंकि ब्रेन सुकड़ा हुआ है और जगह कहीं ना कहीं बननी है ज़्यादा, तो उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए आगे भी CSF आया और वेंट्रिकल्स भी खिंच के एक तरह से डायलेट हुए। तो आपका एक्स वैक्यू फिनोमेनन इसको कहते हैं। तो आपकी एक तरह से वो भी जो वेंट्रिकल्स की डायलेटेशन है वो भी बाहर ब्रेन की चेंजेस की वजह से ही है। इस केस में कोई हाइड्रोकैफ वाली चेंजेस हम नहीं कहेंगे इसमें। इसकी भी निशानी ये है कि हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल रिलेटिवली नॉर्मल इन कैलिबर हमें मिल रहा है। नॉर्मल रूटीन में थोड़ी सी फिजियोलॉजिकल पीछे कम्युनिकेशन मिलती है, इसको कोई ज़बरदस्ती डैंडी वॉकर टाइप नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे आपको वन में से अगर ठीक मिल रहा है तो अनलाइकली है कि कोई डैंडी के साथ डील करें। सो ये हमारे ब्रेन के केसेस हैं। थोड़े से हम चेस्ट के भी देख लेते हैं, अगर ज़्यादा थके नहीं हम सब। आई नो कि घंटा होने वाला है, बट ये है कि नज़र मार लेते हैं। सो चेस्ट के केसेस में जनरली हम ट्राई करते हैं कि कैरेक्टराइज करना कि पैथोलॉजी के साथ हम क्या डील कर रहे हैं। लंग विंडो में अंदर ही हम सारी चीज़ों को वैलिडेट करते हैं क्योंकि लंग्स की सबसे ज़्यादा हमें परवाह है। तो टॉप पे थोड़ा सा हमें प्लूरा की थिकनिंग नज़र आ रही है। नॉर्मली आपको क्लीन एक लंग्स की पेरेंट्स मिलनी चाहिए। थोड़ी सी क्राउडिंग भी आपको दिखा रही है कि कुछ ना कुछ ख़राबी हुई हुई है, खिंचा हुआ है। नीचे हम चलते हैं। नॉर्मल लंग्स की जो पेरेंट्स हैं इस ट्रेकिया से थोड़ी सी ब्राइट ही होनी चाहिए। वेसल्स आपको नज़र आ रहे हैं थ्रू कोर्स करते हुए, ब्रोंकाई थ्रू कोर्स नज़र आते हैं। यहाँ पे हल्की सी हमें ब्राइट डेंसिटी और मिल रही है। ये जो ब्रोंकस है यहाँ पे, ये ब्रोंकस आपका वाइडेंड है और इस ब्रोंकस के अंदर ये आपका फ्लूइड आ रहा है जो आपको वेसल की तरह का दिखा रहा है। हाँ, सो एक तरह से हम प्लगिंग भी कह सकते हैं, ब्रोंकोसील भी कह सकते हैं। ये जो हमारा केस है ये ब्रोंकिटेसिस डिनोट कर रहा है, और ये जो हमारा इमेज है यही वाला जो काला है उसको हमने भर दिया तो वाइट से आपको नज़र आ रहा है। एसेंशली ये दोनों ब्रोंका ही हैं, तीनों बल्कि सॉरी,
सो ये ब्रोंकाई जब कंटेंट से भरा हुआ है तो ब्रोंकोसील कहते हैं, और ये जब क्लियर्ड आउट होता है और बड़ा रहता है तो उसको ब्रोंकिक्टेसिस हम कहते हैं। तो इन्हीं के साथ एसोसिएटेड ये नोड्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं कि ये हमारा ट्रेकिया होता है ना, तो ट्रेकिया के बाद आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं एक एक लंग को, फिर आगे आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई आते हैं जो आपके डिफरेंट लोब्स को जाने हैं, फिर आपके टर्शरी ब्रोंकाई जो सेगमेंट्स को जा रहे होते हैं, फिर आपके मज़ीद छोटे छोटे ब्रोंक्यूल होते हैं जो आपके इंडिविजुअल लंग लॉब्यूल को जा रहे होते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो ओवरऑल आपको एक क्राउडिंग सी ज़्यादा लुक मिल रही है कि यहाँ पे कुछ चिट्टापन ज़्यादा है, वो आपके टाइनी से नोड्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ट्री इन बड भी कहते हैं, सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स भी कहते हैं, डजेंट मैटर कि आप क्या लेबल करें, एंड में यही है कि हम कहना चाह रहे हैं कि एंडोब्रोंकियल पैटर्न हमारे पास डिजीज़ के आ रही है। क्योंकि जो एयरवे से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं कि ब्रोंकाई हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो ब्रोंकाई से इन्वॉल्व ये भी हमारे पास सूरत हाल पाई जा रही है। तो हमारे पास जो भी डिज़ीज़ इस वक्त आ रही हैं हम एंडोब्रोंकियल चेंजेस के साथ भी डील कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरती से इसने सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स की अपीयरेंस दिखाई हुई है जो कि आपकी एयरवे को डिनोट करती है। अगर फ़र्ज़ करें कि नोड्यूल्स आपके पेरिफेरी तक टच कर रहे हों तो हम फिर बजाय कि एयरवे से रिलेटेड हम लिम्फेटिक की तरफ जाते हैं। अगर ओवरऑल एक डिफ्यूज़ अपीयरेंस आती तो फिर हम हेमाटोजेनस डिजीज़ की तरफ पिक्चर ले जाते हैं। सो एसेंशली आपके लोअर वाले एरियाज़ तो ठीक है, तकरीबन ये हार्ट का लेवल आ रहा है ना, तो लोअर पे हम आए हुए हैं। ऊपर हम जाते हैं जहाँ पे आपका मर्ज होना शुरू हो जाता है ट्रेकिया, तो मिड लेवल पे आ जाते हैं। सो मोस्टली हम कहेंगे कि हमारे पास अपर टू मिड जोन में चेंजेस आ रही हैं, वो भी ज़रा राइट साइड पे ज़्यादा बनस्बत के कहीं और। सो इस तरह से हमारे पास जो अपीयरेंस आती है जो ब्रोंकोसील्स एंड ब्रोंकिक्टेसिस है, क्योंकि एक ही हमारे पास लंग के सेगमेंट में आ रही है, तो हम जो पेट हमारे जो केसेस होते हैं लाइक एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, और फ़र्ज़ करें कि कोई और डिजीज़ हमारी होती हैं लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए एज ग्रुप बहुत छोटा है, और ABPA के लिए ज़रा दोनों साइडों पे आपके चेंजेस आनी चाहिए। फिर भी केस ये फंगल इन्फेक्शन का हो सकता है, हम डाउट नहीं कर रहे। हम यूजुअली इसको सॉफ्ट टिश्यू विंडो में देखते होते हैं, और अगर जैसे कि इस केस में आपकी ब्लड से ज़्यादा डेंसिटी आ रही है तो आपको दिखा रही है कि प्रोटीनेशियस सिक्रीशन ज़्यादा हैं, तो ये फिर भी हम फंगल इन्फेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। मे बी कि इवन कि हम ABP की तरफ फिर भी ले जाएं कि इस तरह से आपको ब्राइट सिक्रीशंस मिल रही हैं बनस्बत के डार्क फ्लूइड लाइक सिक्रीशन जो आपको विंडो पे मिलनी चाहिए। सो मीडियस्टाइनम को भी हमने थोड़ा सा देख लिया, अपर एब्डोमेन को भी हमने थोड़ा सा देख लिया। एक आधी सिस्ट हमें मिली थी, इसको हमने इग्नोर करना है, कोई हमें परवाह नहीं है। मीडियस्टाइनम में हम ऊपर चलते हैं हार्ट को क्रॉस करके, ठीक है, हार्ट के चेम्बर्स क्रॉस हो गए हैं, अब मीडियस्टाइनम पे आ गए हैं ऊपर वाला। सो हमारे पास ये वाला जो एरिया है सब क्राइनल एरिया कहलाता है, जहाँ पे डिवाइड हो रहा होता है। तो क्राइना के आगे हमें प्री क्राइनल के अंदर थोड़े से लिम्फ नोड्स मिल रहे हैं। हमारे पास राइट साइड का जो हाइला है वो हल्का सा प्रोमिनेंट मिल रहा है, तो राइट हाइला लिम्फेडिनोपैथी भी है। और राइट पैराट्रेकियल यानी कि नॉर्मली हमारे पास जस्ट ये वेसल और ये वेसल होनी चाहिए, तो थोड़ा सा एजाइगस के अलावा यहाँ पे हमारे पास राइट पैराट्रेकियल स्पेस के अंदर भी थोड़े से लिम्फ नोड्स हैं। और बाकी जिनको लिम्फ नोड्स का अगर फ़र्ज़ करें कि नोड्यूल्स का नहीं समझ आया, मैं थोड़ा सा इस वाले विंडो पे दिखा देता हूँ। सो ये जो वेसल्स हमें मिल रही होती हैं ना ब्रांचेस की तरह कोर्स करके, जैसे कि आपकी कोई दरख्त की टहनियाँ आ गई, उसके थोड़े थोड़े ब्रांचेस नज़र आ रहे होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस साइड पे आपके इस तरह से जो गोले नज़र आ रहे हैं, ये जो गोले नज़र आ रहे हैं ये आपके नोड्यूल्स होते हैं। हम जब स्लाइसेस पे फोकस कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक स्लाइस पे एक स्लाइस फिर गायब हो गए अगले पे, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड पे लिम्फ नोड्स के लिए देख रहे होते हैं। सो ये हमारे जो बड़े से एरियाज़ आ रहे हैं ये आपके ब्रोंकोसील्स बनी हुई हैं। ये हमारे पास सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स एंड ट्री एंड बड नोड्यूल्स आए हुए हैं। फंगल इन्फेक्शन हम 100% इस बेसिस के ऊपर फेवर करेंगे। हम ABPA का डिफरेंशियल पे भी डाल देंगे इवन को कि हमारे पास टिपिकल जो इसका बुकिश पैटर्न है कि दोनों साइडों पे मिलता होता है वो नहीं मिल रहा, बट ये है कि क्योंकि अपर लोब है और क्योंकि ब्रोंकोसील्स हैं, ब्रोंकिक्टेसिस है और लोब्यूल्स हैं, तो उसके अंदर हम फिर भी एक तरह से ढूंढ सकते हैं विदाउट नोइंग पेशेंट का डेटा। ये हमारे पास आगे भी थोड़ी सी ब्रोंकिक्टेसिस उसकी नज़र आ रही थी, और दैट्स इट। बाकी फ़िलहाल इसके लोअर जोन्स क्लियर हैं, इसका लेफ्ट अपर क्लियर है। और ये हमारे पास इस CT का केस को हमने कंप्लीट कर लिया कि एविडेंस ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस एंड ब्रोंकोसील फॉर्मेशन इन द राइट अपर लोब,
ठीक है, विद एडजेसेंट प्रोमिनेंट नोड्यूल्स of centrilobular pattern seen in the right upper lobe, predominantly in the posterior segment, favoring endobronchial pattern of disease process. और ब्रोंका के अंदर हमारे पास हाई डेंसिटी मटेरियल मिल रहा है, इंडिकेटिंग प्रोटीनेशियस कंटेंट. सो फंगल इन्फेक्शन वुड बी फेवर्ड. एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस में बी कंसिडर्ड वेयर क्लिनिकली अप्रोप्रिएट. और आगे कोई लवाज शवाज कराएं, क्लिनिकल लैब्स करवाएं, तो फिर जाके हमें डायग्नोसिस की तरफ हम पक्का कर लेंगे. अगला केस, हमें एज इस पेशेंट की नहीं पता, अलबत्ता हम गेस कर सकते हैं कि अडल्ट तो है, कि ओवरऑल हमारे पास बड़ी अपेरेंस आ रही है. थोड़ी सी हमारे पास ब्रोंका के अराउंड भी कैल्सिफिकेशन, ब्रोंकस ट्रेकिया के लॉन्ग भी कैल्सिफिकेशन आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि रिलेटिवली ओल्डर पेशेंट है ये. ठीक है, रिलेटिवली, मैं बूढ़ा नहीं बोलूँगा कि हमें ऑस्टियोफाइट्स वगैरह नजर आए तो फिर हम बूढ़े पे जाएंगे. सो ओवरऑल अभी इस वक्त तक हमें एथेरोस्क्लेरोटिक कैल्सिफिकेशंस भी मिल रही हैं एओर्टा की. थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि मोशन आर्टिफैक्ट्स हैं कि पेशेंट ने सही तरह से सांस नहीं रोका हुआ. तो हम ट्राई करेंगे कि ग्रॉसली, जैसे कि एक सेगमेंट को देखें कि कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई. हमारे पास आगे की तरफ की कॉस्टल कार्टिलेजेस की कैल्सिफिकेशन आ रही है, ये हमारे पास मेल के पैटर्न में हमें मिलती होती है. नीचे एक बहुत बड़ा सा हमें ख़तरनाक शक्ल का नोड्यूल मिल रहा है, इवन के मैस का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी बाकायदा हमारे पास अपीयरेंस जो है, आई बिलीव के क्योंकि आगे ऊपर तक ट्रेस हो रहा है यहाँ तक, तो ये भी प्रॉबली ब्रोंकोसील हो सकती है, या मे बी के वास्कुलर मैलफॉर्मेशन हो सकती है जितना नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं. इसके अंदर ये वाला वेसल फीड तो नहीं करता. हम बाकी के कोनल में करके देखते हैं, अगर हम इसको एवेल्यूएट कर लें, क्योंकि वेसल्स की अगर प्रोमिनेंस हो तो हम उससे भी नोट कर सकते हैं. बट एनी हाउ, एक सेकंड की डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बाकी के लंग्स को एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं. सो थोड़ी सी कार्डियोमेगली भी है इस पेशेंट में. पेरिकार्डियम हमारा बॉर्डर लाइन पे है, बहुत ज़्यादा थिकन नहीं है, बट ये है कि और कोई हमें मज़ीद चेंजेस नहीं मिल रही. ये अलबत्ता हमें सब क्राइनल रीजन के अंदर बहुत बड़ा सा एक लिम्फ नोड हमें नज़र आ रहा है. तो इतने बड़े आपके नहीं होने चाहिए, ये भी थोड़ा सा हम ख़तरनाक पैथोलॉजीज़ की तरफ ले जा सकते हैं. बाकी अपर एब्डोमेन में हमारे पास कोई चेंजेस मज़ीद नहीं आई. हम हड्डियों पे भी स्क्रीन कर लेंगे कि अगर ट्यूमर के साथ हम डील कर रहे हैं तो उसको अकॉर्डिंगली हम देख लें. हमने जब यहाँ पे देखा सैजिटल के ऊपर, तो हमारे पास एक ट्यूबुलर सा अपीयरेंस ही आ रहा है नीचे तक. कुड बी कि वास्कुलर मैलफॉर्मेशन हो. ठीक है, वैसे तो ब्रोंकस के साथ कॉन्टिन्यूटी में नहीं जा रहा, तो ब्रोंकोसील में नहीं लेबल करूँगा इसको. और आइड से कि आइडियली इस केस को कंट्रास्ट के साथ हमें रीएवैल्यूएट करना चाहिए कि अपीयरेंस ट्यूबुलर होने की वजह से हम मैलफॉर्मेशन का ही सोचेंगे. और फिलहाल और तो कोई हमें चेंजेस नहीं मिली. ये जो सब क्राइनल बड़ा सा लिम्फ नोड आ रहा है, इसको हम ट्यूमरल सोच सकते हैं कि कोई मेटशेट या कुछ हो. तो डेफिनेटली हमें इस एरिया को, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है नोन किसी चीज़ की, तो हमें बायोप्सी, मीडियस्टाइनल बायोप्सी इसकी हमें लेनी चाहिए. अब क्योंकि सब क्राइनल रीजन के अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आई है, मैं बाकी हड्डियों को भी अब स्क्रीन कर लूँगा देखने के लिए कि कोई हमें लिटिक एरिया तो नहीं मिलता जिससे हम ट्यूमर सोचे हों. वैसे तो मैं कामचोरी में पिछले केस में हड्डियों को नहीं देखा, लेकिन यह है कि 100% हमेशा देखना चाहिए. और जब रूटीन हम केसेस रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं वाकई देख रहा हूँ. घंटे से ऊपर हो गया तो ज़रा सा मैं भी थकने लगा हूँ. इसके बाद हम लास्ट केस ही देखेंगे, बाकी फिर हम बाकी किसी दिन कर लेंगे. सो ऐसा हमें और तो कुछ नहीं मिला. सरप्राइजिंगली हमारे पास कोई मज़ीद स्पाइन के अंदर डिजेंटिव चेंजेस नहीं मिली जिससे मैं कहूँ कि ये कोई बुढ़ा पेशेंट है. सो प्रोबेबली अराउंड 50s में होगा, कंसिडरिंग कि ट्रेकियल की थोड़ी सी कैल्सिफिकेशन आ रही है, या अपना ख्याल अच्छा रखते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट हमारे पास थोरेसिक स्पाइन की डिजेंटिव चेंजेस नहीं आ रही. बाकी इस एरिया को हम रीवैल्यूएट करेंगे कंट्रास्ट देके. फ़िलहाल इसको हम इंडिटर्मिनेट टेबल करेंगे. इस एरिया को हम कहेंगे कि बायोप्सी या कुछ होनी चाहिए अगर कोई क्लिनिकल हमारे पास डेटा ऐसा नहीं है. हमने नीचे भी थोड़ा सा नज़र मारा कि स्प्लीन हमारे पास एक्सटेंड कर रही है बिलो के हमारे पास रूटीन के मार्जिन से. तो माइट बी के इनलार्जमेंट के ऊपर हम कमेंट तो नहीं अच्छा कर सकते, बट
अपर एब्डोमेन में भी हम देख लेते हैं कि कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं है, कि लिम्फोमा में ऐसी कोई पिक्चर होती है। समटाइम्स आपके एक्जिला में भी लिम्फ नोड्स आते हैं, कहीं और भी मिल सकते हैं। दिस इज़ योर एपीफ्रेनिक स्पेस, सॉरी कार्डियोफ्रेनिक स्पेस, इसके अंदर आपकी यूजली छोटे साइज़ के ही मिलते हैं। और बाकी हमें अपर एब्डोमेन में सीलियक बेड यानी कि स्टमक के लॉन्ग कोई नहीं मिल रहे हैं हमारे पास, पोर्टा पैटिस के लॉन्ग नहीं मिल रहे हैं, पैरायोटिक एरियाज़ के अंदर सब सेंटीमीटर मिल रहे हैं, तो नॉट रियली सिग्निफिकेंट। तो आइड से कि इसके लिए हम कंट्रास्ट स्टडी के साथ दोबारा करेंगे, प्रॉब्ली कोई जिसमें आर्टीरियल फेस भी हो, वीनस फेस भी हो, कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर दोनों का मिक्स हो, आर्टरी और वेन्स की कम्युनिकेशन, तो एवीएम कह सकते हैं। सिर्फ वेन की आइसोलेटेड डायलिटेशन भी हो सकती हैं, जो वेरिक्स कहते हैं। तो हमें दोनों फेजेस में इसको देख लेना चाहिए। फिर एहतियातन कोई मैश ऐसा अगर ऐसे कोई हमें धोखे के तौर पे एक्सपीरियंस दे रहा हो, वो भी हमें डिसाइड हो जाएगा। बाकी लास्ट में मैं एक्जिला देख रहा हूँ कि कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं आ रहे इसके अंदर। थाइमिक स्पेस के अंदर देख रहा हूँ कि इसके अंदर कोई हमारे पास मेजॉरिटी एरियाज़ में कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं आ रहे। सो फिलहाल थोड़े से प्री ट्रेकियल स्पेस के अंदर सब सेंटीमीटर के हैं, नॉट रियली सिग्निफिकेंट, बट ये वाला हमारे पास सिग्निफिकेंट काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। और मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एसोफेगस है उसके साथ प्लेन्स हमारी ठीक बन रही हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि एसोफेजियल बेस्ड कोई मैस हो ये जो हमें धोखा दे रहा हो, क्योंकि ये टेक्निकली ये वाला जो एरिया होता है उसको कर्व अंदर की तरफ यूँ जाना चाहिए। मैं पिछले केस में भी इस चीज़ को दिखा देता हूँ। हमारे पास अंदर की तरफ इसको कर्व करना चाहिए, तो इसको एजाइगो एसोफेजियल रिसेस हम बोल रहे होते हैं। सो अंदर की तरफ इसको कर्व करना चाहिए। सो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा तो हमें डेफिनेटली पता चल रहा है कि यहाँ पे पैथोलॉजी है। समटाइम्स अगर फ़र्ज़ करें कि इस केस में स्टमक के साथ सेपरेशन प्लेन्स आ रही हैं, बट एसोफेजियल मैसेज आपके ऐसे अपीयरेंस दे सकते हैं जो एक साइड की वॉल के बने हों, जेस्ट हों, लियोमायोमास हों, ऐसी चीज़ें। तो फ़िलहाल और तो कुछ नहीं हमें नज़र आया इसके अंदर, और दैट्स अबाउट इट। अब हम इस केस को फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी अब थक गया हूँ। बाकी हम फिर किसी और दिन करते हैं।